नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए आज हम 2 बजे मेवाड़ के इतिहास के बारे में आगे चर्चा करेंगे। कल हमने मेवाड़ के इतिहास के बारे में भी चर्चा की थी और आज हम लगातार इस मेवाड़ के इतिहास को 3 या 4 क्लासों के अंदर ख़त्म कर देंगे। तो आप सभी को हिस्ट्री से अब बिल्कुल डरना नहीं है। हिस्ट्री यहाँ से अच्छा कंटेंट आपको किसी भी कोचिंग में या किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला नहीं है। ये मैं खुद अपने आप में एनालिसिस करके बैठा हूँ कि आप सभी को राजस्थान अध्ययन की जितनी भी बुक्स हैं उन सभी को मैंने अच्छे से एनालिसिस करके नोट्सों को बनाया है। और इन नोट्सों को आप लोग जा करके टेलीग्राम पर आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, एप्लीकेशन खुराना स्टडी ऑफिशियल। वहाँ जा कर के इस मात्र 21 रुपये का कोर्स है, आपसे कुछ नहीं ले रहा मैं, केवल आपको वैलिडिटी चार्ज देना बस, बाकी कोर्स का कोई कीमत नहीं है। तो आप सभी लोग डाउनलोड कर लें और 2 बजे आप लोग तैयार रहेंगे इस हिस्ट्री की क्लास के लिए। तो आप सबको यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया है क्लासों का, और प्री के लिए भी आपको क्लास चलाई जाएंगी पर्यावरण की, शिक्षण विधियों की। समय आप लोग देख लीजिएगा, शनिवार और रविवार पर्यावरण और शिक्षण विधियाँ हर संडे 8 बजे सुबह। और टेस्ट सीरीज आपकी रात को 9 बजे लगेगी, किसी भी टॉपिक की लग सकती है। तो साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं आगे के इतिहास को। और कल हमने बात की थी गोहिल शाखा के बारे में, आज हम राणा शाखा की शुरुआत करने वाले हैं मेवाड़ के इतिहास में। तो राणा हमीर से पहले के शासक हमने पहली क्लास में पढ़ लिए हैं और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे राणा हमीर से लेकर के आगे के शासकों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं राणा हमीर जो है उसका शासनकाल है साथियों 1326 से लेकर के 1364 तक। ये शासनकाल आपको याद रखना है। और राणा हमीर की अगर बात करें तो ये राणा शाखा का वह प्रथम शासक था। शासक पूछा जाए तो कौन है? राणा हमीर। राणा हमीर अलग है और हमीर देव अलग है। हमीर देव चौहान वो हमारे रणथंभौर के शासक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो राणा हमीर की बात की जा रही है यहाँ पे। अब राणा हमीर को कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा भी गया है 2 बार, और ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। एक तो विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन की उपाधि प्राप्त थी राणा हमीर को। और विषम घाटी पंचाननी का अर्थ है विपरीत परिस्थितियों में शेर के समान खड़े रहना, अडिग रहना। वही विषम घाटी पंचानन की उपाधि राणा हमीर को प्राप्त थी। दूसरी उपाधि थी उनकी वीर राजा की उपाधि, जिसका उल्लेख रसिक प्रिया ग्रंथ में मिलता है। किस में मिलता है? रसिक प्रिया ग्रंथ में उल्लेख मिलता है वीर राजा की उपाधि। तो ये 2 उपाधियां आपको याद रखना है, विषम घाटी पंचानन और वीर राजा। अब हम बात करते हैं छापामार और गुरिल्ला पद्धति जो थी उसके जनक भी कौन है? राणा हमीर। राणा हमीर छापामार और गुरिल्ला पद्धति के जनक हैं। मेवाड़ की बात करें तो वैसे छापामार और गुरिल्ला जो पद्धति है इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा महाराणा प्रताप ने किया था, लेकिन आपसे पूछा गया है जनक, तो जनक इसके राणा हमीर है। राणा हमीर के समकालीन एक शासक थे दिल्ली के, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और इस मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के बीच में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम है सिंगोली का युद्ध, और सिंगोली वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में आता है। और ये युद्ध आपको याद रखना है, राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था, जिसमें राणा हमीर जीत जाते हैं, राणा हमीर की विजय होती है। आप सभी को मेरा ये लेक्चर कैसा लग रहा है? ये नोट्स मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं। जैसे कहानी को मैंने सुना है उसी कहानी को मैंने शब्द रूपांतरण में बदल दिया। राणा हमीर ने अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। राणा हमीर ने क्या बनवाया था? अन्नपूर्णा माता का मंदिर। प्रश्न आ गया है एक बार कि राणा हमीर ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो अन्नपूर्णा माता का निर्माण करवाया था। और राणा हमीर की मृत्यु कब हो जाती है? 1364 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हमारे अगले शासक आते हैं। मुख्य शासकों को आपको पढ़ना है। अगला शासक है हमारा, इसके बाद कौन बनते हैं मेवाड़ के शासक? राणा खेता। और इसी राणा खेता का दूसरा नाम है क्षेत्र सिंह, आपको याद रखना है। और इनका शासनकाल है 1364 से लेकर के 1382 ईस्वी तक। ओके। और राणा खेता के समय में ही
मेवाड़ और मालवा संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। मेवाड़ और मालवा के शासक जो थे आपस में उनकी दुश्मनियां होने लग गई और यहीं से मेवाड़ और मालवा संघर्ष की सबसे पहले शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? राणा खेता के शासनकाल में। अब राणा जो खेता थे इनके समकालीन शासक कौन थे वो भी आपको याद रखने हैं। दिल्ली का शासक था इनके समकालीन फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, लेकिन इनके बीच में कभी युद्ध नहीं हुआ। फिरोज शाह तुगलक और राणा खेता के मध्य कभी भी युद्ध नहीं हुआ था। राणा खेता ने मालवा का जो शासक था जिसका नाम था दिलावर खां और अमीर शाह, ये दो शासक थे वहाँ के मालवा के, उनको राणा खेता ने पराजित कर दिया था। एक राणा खेता की पत्नी थी, अवैध पत्नी जिसको हम बोलते हैं, यानी दासी। दासी यानी प्रेमिका, दासी को वो एक पत्नी मानते थे, इसका मतलब वो उनके साथ अवैध संबंध थे, जिसका नाम था खातिन। क्या नाम था? खातिन। अवैध पत्नी थी खेता की। उस खातिन से दो पुत्रों की प्राप्ति हुई थी राणा खेता को, जिनका नाम आपको याद रखना है। वो दो पुत्र कौन है? चाचा और मेरा। ये दो पुत्र आपको याद रखने हैं, आगे चल के बहुत बड़ा मामला खराब करेंगे साथियों। ये दोनों ही चाचा और मेरा जो खातिन के पुत्र हैं, आगे चल के बहुत बड़ा मामला खराब करने वाले हैं कहानी में। यहाँ पर राणा खेता की मृत्यु हो जाती है। राणा खेता की मृत्यु हो जाती है 1382 ईस्वी में। इतना आपको इतिहास राणा खेता के बारे में पढ़ना है, इससे ज़्यादा पूछा ही नहीं जाता एग्जाम में, और ये मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में पढ़ा भी दिया है। अगले शासक हैं राणा लाखा। राणा लाखा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम अगर पूछा जाए तो इसका नाम लक्ष्य सिंह भी है। राणा लाखा का दूसरा नाम क्या है? लक्ष्य सिंह भी आपको किताबों में देखने को मिलेगा, और इनका शासनकाल है साथियों 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक। वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, और बता देंगे कि इस चैनल पर आपको पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पूरा कल्चर, साथ ही साथ शिक्षण विधियाँ, पर्यावरण, मैथ, सारी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे। रीट के लिए ये मान लीजिए मैंने जब कदम उठा लिया है तो आप सभी को भी अब तैयारी में जुट जाना है। राणा लाखा के दरबारी अगर विद्वानों के नाम आपसे पूछे तो आपको ये भी याद रखने हैं। पहला विद्वान था इनका धनेश्वर भट्ट, और दूसरा दरबारी विद्वान था झोटिंग भट्ट। तो ये दोनों याद रखने हैं, और ये पूछ लिए गए हैं एग्जाम में कि धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट जो हैं ये किस शासक के दरबारी विद्वान थे? तो राणा लाखा के द्वारा गौरवदान प्रारंभ किया गया था। गरिमा दान जिसको हम कहते हैं, गौरवदान की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? राणा लाखा ने की थी। राणा लाखा के शासनकाल में ही आपने पढ़ा होगा कि उदयपुर के अंदर एक पिच्छू बंजारा जो था, जिसको हम चिड़ीमार बंजारा कहते हैं या छीतर बंजारा कहते हैं, उन्होंने अपनी बैल की स्मृति में एक पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पढ़ा होगा आपने बहुत जगह। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? पिच्छू बंजारे ने करवाया था। किसके शासनकाल में? राणा लाखा के शासनकाल में, उदयपुर जिले के अंदर। राणा लाखा के शासनकाल में जाबर में चांदी की खान भी मिली थी। जाबर आपको पता है चांदी की सबसे बड़ी खान है जाबर उदयपुर के अंदर, और ये राणा लाखा के शासनकाल में ही मिली थी। तो ये नोट कर लीजिएगा, प्रश्न आ चुका है एक बार। राणा लाखा के समकालीन शासक कौन था दिल्ली का? आपको पता होना चाहिए, गयासुद्दीन तुगलक था, जिसको राणा लाखा ने पराजित कर दिया। याद रखना, समकालीन शासक भी आपसे पूछा जा सकता है कि राणा लाखा के समकालीन शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, जो पराजित हो गया था राणा लाखा से। राणा लाखा तारागढ़ बूंदी पर अधिकार नहीं कर सका। अब ये कहानी थोड़ी सी यहाँ पे अलग आती है कि राणा लाखा जो था वो तारागढ़ बूंदी के किले पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन वो अधिकार नहीं कर सका। तो क्या हुआ, उस समय पर राणा लाखा का एक सेनापति था जिसका नाम था कुंभकर्ण हाड़ा। उस कुंभकर्ण हाड़ा ने कहा था, राणा लाखा बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया राणा लाखा ने, और कहा था मैं बूंदी को, तारागढ़ को नहीं जीत सका, इसलिए वो टेंशन में आ गए। अब सारी की सारी सेना टेंशन में आ गई। उसने क्या किया, कुंभकर्ण हाड़ा सेनापति ने एक मिट्टी का क्या बनाया? तारागढ़ बनाया। मिट्टी का तारागढ़ बनाया और उसे जीतने की योजना बनाई, और कहा शासक से, राणा लाखा से, कि अगर तुम इस मिट्टी के किले को जीत जाओगे
तो ये समझ लीजिएगा आपने तारागढ़ बूंदी पर अधिकार कर लिया। अब जैसे ही राणा लाखा ने उस मिट्टी के किले पर आक्रमण किया था तो उसकी रक्षा का भार कौन सौंप रहा था? कुंभकर्ण हाड़ा। अब कुंभकर्ण हाड़ा एक यहाँ पर एक काल्पनिक कहानी बनाई थी उन्होंने। अब कुंभकर्ण हाड़ा उस राणा लाखा से युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी कहानी थी, ये आपको याद रखनी है। मैं आपको किसी दिन स्पेशली ऐसे टॉपिकों को लेकर के विशेष रूप से चर्चा भी करूँगा। यहाँ पर फिलहाल मैं नोट्सों के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं तो बेटर है। आगे चलते हैं। मारवाड़ के शासक, मारवाड़ का एक शासक था जिसका नाम था रावचूड़ा। रावचूड़ा अपनी पुत्री हंसाबाई की शादी राणा लाखा से कर देता है। यहाँ पर थोड़ा सा अब आपको ध्यान रखना है। देखो, मारवाड़ का एक शासक था रावचूड़ा, वो अपनी पुत्री का विवाह करने आया था। किससे? राणा लाखा के पुत्र थे रायमल के साथ। लेकिन रायमल से ना हो करके और किससे हो गया? राणा लाखा से हो गया। कहानी थोड़ी अजीब है, यहाँ पर मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपको नोट्सों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो राणा लाखा से जब हो गया था तो रावचूड़ा के 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम हंसाबाई। ये रावचूड़ा जो है मारवाड़ का शासक है। और रावचूड़ा के पुत्र थे 2, एक तो नाम रणमल और दूसरा कान्हा, और पुत्री थी हंसाबाई। जब राणा लाखा की शादी हंसाबाई से हो जाती है तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। कौन की पुत्री होती है? पुत्र की प्राप्ति होती है। अब हुआ ये था कि रावचूड़ा थे, रावचूड़ा राणा लाखा के साथ सशर्त रूप से विवाह कर देते हैं हंसाबाई का राणा लाखा के साथ। तो उन्होंने बताया था कि जो हंसाबाई का पुत्र होगा अगला, वो ही इस मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। इस प्रस्ताव की वजह से राणा लाखा की शादी हो जाती है, वरना शादी तो राणा लाखा के पुत्र से होनी थी, ठीक है ना, जिसका नाम था राणा चूड़ा। राणा चूड़ा से होनी थी, लेकिन किससे हो गई? पिताजी से हो गई, पुत्र से नहीं हुई। यहाँ पर थोड़ा सा अलग मामला था, कोई कहानी ऐसी बन गई थी इस वजह से। तो अब सशर्त विवाह हो गया राणा लाखा का हंसाबाई से, और एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राणा मोकल। अब राणा मोकल किसका पुत्र है? राणा लाखा और हंसाबाई जब आपस में विवाहित हुए तो उनकी एक संतान हुई थी राणा मोकल, और इस सशर्त विवाह हुआ था कि अगला शासक जो मेवाड़ का होगा वो राणा मोकल ही बनेगा। तब राणा लाखा का जो पुत्र था जिसका नाम था राणा चूड़ा, देखो राव चूड़ा अलग है और राणा चूड़ा अलग है। राव जो चूड़ा है वो हमारे राणा कुंभा के ससुर जी हैं, जबकि राणा चूड़ा जो हैं, कुंवर चूड़ा जिसको हम कहते हैं, वो राणा लाखा के पुत्र हैं। अब पुत्र का विवाह नहीं हुआ, पिताजी का विवाह हो गया, तो राणा चूड़ा ने जीवन भर विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा ले ली, और इसी वजह से राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पिता भी कहते हैं, ठीक है ना, ये लाइन आपको याद रखनी है। अब राणा जो लाखा है उसका पुत्र पैदा हुआ हंसाबाई से जिसका नाम था राणा मोकल। अब ये उत्तराधिकारी मेवाड़ का बनता है, और यहाँ से अब राणा मोकल की कहानी शुरू होती है। तो इनका शासनकाल आपको याद रखना है 1421 से लेकर के 1433 के मध्य। राणा मोकल का दरबारी अगर विद्वान आपसे पूछा जाए तो दोनों याद रखने, एक तो योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। ये जो शासक हैं इनके दरबारी कवियों के नाम बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो आपको मैंने राणा लाखा के बता दिए, और राणा मोकल के आपको योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट दोनों याद रखना है। अगर बात करें हम राणा मोकल के शासन काल में शिल्पी कौन कौन थे, शिल्पकार, तो आपको इन चारों के नाम याद रखना है। धन्ना, मन्ना, पन्ना और बीसल, ये 4 व्यक्ति थे। राणा मोकल ने तुलादान पद्धति प्रारंभ की। राणा मोकल ने क्या किया था? तुलादान पद्धति प्रारंभ की, और राणा मोकल ने अपने जीवन में कुल 25 बार तुलादान किया था, यानी अपने वजन के बराबर संपत्ति को तोल करके 25 बार लोगों में बंटवा दिया, ठीक है ना, यानी दान कर दिया। राणा मोकल ने विष्णु मंदिर, जिसको हम बड़ा मंदिर कहते हैं, उसका निर्माण भी करवाया था झालावाड़ के अंदर, ये लाइन याद रखनी है। राणा मोकल ने एकलिंग नाथ जी के परकोटे का निर्माण भी करवाया था,
और मेन प्रश्न ये बन गया आपका कि त्रिभुवन नारायण का जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? राणा मोकल ने करवाया था। और इस त्रिभुवन मंदिर का वर्तमान नाम क्या है? मोकल मंदिर है। वैसे इस त्रिभुवन मंदिर नारायण जो मंदिर है इसको बनवाया था भोज परमार ने। ये हाल ही सीईटी में रीट में पूछा गया है। रीट में अभी इसी वर्ष त्रिभुवन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो भोज परमार ने। लेकिन इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? राणा मोकल ने। और इसी वजह से इसको मोकल मंदिर वर्तमान में कहते हैं। राणा मोकल के मामाजी कौन थे? आपको पता है। राणा मोकल के मामाजी थे रणमल राठौर, आपको पता है। अब रणमल राठौर के सहयोग से मोकल की हत्या करवा दी गई। अब ये हत्या किसने की थी? आपको पता, मैंने अभी आपको बताया था पहले कि राणा खेता के 2 पुत्र थे, अवैध पुत्र जिसका नाम था चाचा और मेरा जो खातिन के पुत्र थे। उन्होंने मिलकर के एक सेनापति था जिसका नाम था मेहता पवार, उन्होंने 3 व्यक्तियों ने मिलकर के राणा मोकल की हत्या कर दी। राणा खेता के 2 पुत्र हुए थे, चाचा और मेरा ये अवैध पुत्र थे, और एक मेहता पवार इनका सेनापति था। इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के राणा मोकल की हत्या कर दी। किसकी बात कहने पर? अपने मामा जी राणा मोकल के मामा कौन थे? रणमल राठौड़ के कहने पर। देख लो, मामा जी ने भांजे को मरवा दिया। उसके बाद राणा कुंभा जो था ये राणा लाखा के पुत्र थे, एवं राणा कुंभा राणा लाखा के पुत्र को मेवाड़ का शासक बनाया गया। अब समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अब राणा कुंभा बनता है शासक। कौन बनता है? राणा कुंभा। ये राणा कुंभा कौन था? मोकल का पुत्र था, ये मोकल का पुत्र। अब अगली पीढ़ी बनती है शासक। यहाँ पर सबसे पहले बने थे हमारे राणा लाखा, लाखा का पुत्र हुआ था मोकल, और मोकल का पुत्र है राणा कुंभा। अब हम कुंभा की कहानी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। राणा कुंभा का शासनकाल 1433 से लेकर के 1468 के मध्य। इनका जन्म हुआ था 1403 ईस्वी में। इनके पिता का नाम राणा मोकल था, माता का नाम सौभाग्यवती था, सौभाग्य देवी, और इनकी पत्नी का नाम कुंभल मेरू था। और इनके 2 पुत्र हुए थे जिसका नाम था रायमल और उदा, और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई। और रमाबाई के बारे में भी आपको एक प्रश्न बताऊंगा मैं, कैसे पूछा गया था। अब हम चलते हैं रमाबाई। जो इनकी पुत्री थी वो संगीत व साहित्य में बहुत ज़्यादा निपुण थी, इसलिए जावर के शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि रमाबाई का नाम क्या है? बागीश्वरी कहा गया। ध्यान रखना, जावर के शिलालेख में बागीश्वरी उपनाम से जाना जाता है रमाबाई को। कौन थी रमाबाई? राणा कुंभा की पुत्री थी जो संगीत और साहित्य में बेहद ही निपुण थी साथियों। अब राणा कुंभा का राज्याभिषेक आपको पता है 1433 ईस्वी में हुआ था चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आपसे राणा कुंभा के गुरु भी पूछे जा सकते हैं, तो मैंने गुरुओं का भी यहाँ पर विश्लेषण किया है। राणा कुंभा के 3 गुरु थे, अलग अलग 3 गुरु कौन से थे? अगर इनके विशिष्ट गुरु पूछे जाएं तो हीरानंद आर्य थे, संगीत गुरु पूछा जाए तो शारंग व्यास थे, और सहायक संगीत गुरु पूछा जाए तो कहना व्यास थे। ये तीनों ही गुरुओं के नाम आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। मेवाड़ के इतिहास में अगर आपसे सबसे स्वर्णिम काल पूछा जाए साथियों तो वो राणा कुंभा का ही है। और राणा कुंभा एक ऐसा शासक था जिसके पास मल्टी टैलेंटेड थे, वो बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड थे, अनेक गुणों का उनके अंदर विकास हुआ था, और इसलिए राणा कुंभा को अनेकों उपाधियों से विभूषित भी किया गया था इतिहास में। राणा कुंभा की उपाधियों के नाम सुनिएगा आप लोग। पहली उपाधि थी उनके पास अभिनव भट्टाचार्य, दूसरी है हिंदू सुल्तान, तीसरी है राणे राय, राव राय, अश्वपति, नरपति, दान गुरु, छाप गुरु, हाल गुरु, साहित्य गुरु, संगीत गुरु, युद्ध गुरु और शैव गुरु। देखो, दुनिया की सबसे ज़्यादा उपाधियां धारण करने वाला एकमात्र मेवाड़ का शासक कौन है? राणा कुंभा है। ये सभी के सभी जो उपाधियां थी राणा कुंभा को प्राप्त थी। आज तक ऐसा कोई मेवाड़ का या राजस्थान का ऐसा शासक पैदा नहीं हुआ इस पूरे हिंदुस्तान में जिसको शायद ही इतनी उपाधियों से विभूषित किया गया हो। दुनिया का सबसे मल्टी टैलेंटेड शासक था। राणा कुंभा का शासक बनते ही, राणा कुंभा जब शासक बन गया तो उसके शासक बनते ही
अब वो अपने पिताजी की मृत्यु का बदला लेगा। और किससे लेगा? जिन्होंने उसके पिताजी की मृत्यु की थी। किन्होंने की थी? राणा खेता के पुत्र थे, अवैध पुत्र चाचा मीरा और मेहता पवार, इन तीनों से बदला लेगा। अब ये तीनों व्यक्ति जाकर के कहाँ मिल गए थे? महमूद खिलजी फर्स्ट की शरण में चले गए थे मालवा में। तीनों महमूद खिलजी फर्स्ट की शरण में चले गए थे। और जाने के पश्चात अब बंदा राणा कुंभा क्या करेगा? अपने पिता के हत्यारों का बदला लेने के लिए महमूद खिलजी फर्स्ट पर ही आक्रमण कर देता है। महमूद खिलजी फर्स्ट पर आक्रमण किया और यह युद्ध कहलाया था सारंगपुर का युद्ध। कौन सा है? सारंगपुर का युद्ध। और याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सारंगपुर का जो युद्ध था साथियों, किस किस के मध्य में हुआ था? तो ये महमूद खिलजी फर्स्ट और राणा कुंभा के मध्य में हुआ था। और राणा कुंभा इस युद्ध में विजय हो जाता है और चाचा और मीरा इन दोनों को मृत्युदंड दे देता है। लेकिन जो मेहता पमार उनका सेनापति था वो वहां से भाग जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी कहानी है। और इसी सारंगपुर युद्ध को हम मालवा विजय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवा विजय। और इसी मालवा विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया था? आपको पता होना चाहिए। क्या बनवाया था उन्होंने? विजय स्तंभ का निर्माण किया था चित्तौड़गढ़ में। बोलो राधे राधे। आ गया ना मजा? इस मालवा विजय के उपलक्ष्य में ही राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किया। और ये विजय स्तंभ वही है जो राजस्थान की ऐसी पहली इमारत है जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आया समझ में? अब क्या होता है यहां पर? राणा कुंभा ने भारमली के सहयोग से, भारमली एक दासी थी, भारमली दासी के सहयोग से रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी। अपने पिताजी का मामा रणमल राठौड़, राणा कुंभा के पिता थे मोकल, और मोकल के मामा जी कौन थे? बताओ। राठौड़, रणमल राठौड़। तो इसने क्या किया? रणमल राठौड़ को मरवा दिया कुंभा ने। किसके सहयोग से? भारमली के सहयोग से। भारमली दासी थी राणा कुंभा की, और उनको खाने में जहर दिलवा दिया। खाने में जहर दिलवा दिया और अपने पिताजी के मामा की हत्या कर दी रणमल राठौड़ की, राणा कुंभा ने। अब हम बात करते हैं आगे। अब इनका परिवार थोड़ा सा बढ़ने लगता है। राणा कुंभा जो है वो बिल्कुल रणमल का पीछा नहीं छोड़ता। ठीक है ना? और रणमल का पीछा मरवा दिया रणमल राठौड़ को। राणा कुंभा ने रणमल की हत्या कर दी। अब रणमल की हत्या करने के पश्चात में उसका पुत्र कौन था रणमल का? रावजोधा। रावजोधा था। ठीक है ना? ये रावजोधा के पीछे भागता है और पीछे भागता है। भाई रावजोधा जो है अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। किससे? राणा कुंभा से। लेकिन फिर भी राणा कुंभा इतना कमज़ोर नहीं है और वो रावजोधा के पीछे भी भागता है, उसके पुत्र के पीछे भी भागता है रणमल के। तो वो भागता भागता पहले मंडोर पहुंचा, उसके बाद काहुनी गांव बीकानेर पहुंचा, वहां से भागता भागता भद्राजून जालौर पहुंचा, और फिर सिवाना बाड़मेर पहुंचा, और अंत में सोजत पाली पहुंचा। सोजत पाली में जाकर के राणा कुंभा की और रावजोधा की क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। इनका मिलान हो जाता है। देखो, है तो दुश्मन, लेकिन फिर भी इनकी संधि हो गई थी। कारण ये था क्योंकि राणा जो कुंभा है उसकी दादी कौन थी? हंसाबाई थी ना। उस दादी ने राणा कुंभा और रावजोधा को मिला दिया, दोनों को संधि करवा दी, और इसी संधि का नाम पड़ा था आवल और बाबल की संधि। कारण क्या था? कारण ये था कि राणा कुंभा की तरफ क्या थे? आंवले के पेड़ थे, और रावजोधा जो थे उधर की साइड क्या थे? बबूल के पेड़ थे। इसलिए मारवाड़ जो यहाँ पर है हमारा, मारवाड़ हमारा बबूल के पेड़ों का प्रतीक है और मेवाड़ हमारे आंवले के पेड़ों का प्रतीक है। इसलिए इस संधि का नाम दिया गया था आवल बावल की संधि, जो कब हुई थी? 1452-53 के बीच में। किसके सहयोग से? हंसाबाई के सहयोग से। किस किस में हुई थी? राणा कुंभा और रावजोधा के मध्य में। ये कहानी आपको याद रखनी है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है ना? तो रावजोधा और राणा कुंभा के मध्य में आवल बावल की संधि 1452-53 के मध्य में हो गई थी, दादी हंसाबाई के सहयोग से। उसके बाद अब राणा जो कुंभा है उसका पुत्र था, राणा कुंभा का भी पुत्र हुआ। दो पुत्र हुए थे, मैंने अभी आपको बताया था, रायमल और उदा।
और एक पुत्री थी हंसाबाई। राणा कुंभा का पुत्र रायमल जो था उनका विवाह हो जाता है जोधा की पुत्री से। राव जोधा की पुत्री, जोधपुर का शासक था ये, ठीक है ना। तो ये दादी का भतीजा था कुंभा की का। तो इन्होंने, राव जोधा ने, अब संधि जब हो गई है तो ऐसा करो आप मेरी पुत्री से विवाह करवा दो अपने पुत्र का। तो राणा कुंभा का जो पुत्र था रायमल, वो राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से शादी कर लेता है। देखो कहाँ दुश्मनी थी, सिस्टम ही नहीं बैठ रहा है ऐसा कि इतिहास में क्या से क्या हो रहा है, क्या से क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुंभा अब गुजरात के साथ संबंध बनाता है। अब गुजरात के साथ कुंभा के क्या क्या संबंध थे, कौन कौन से शासक थे, यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। भाई कुंभा के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए। कुंभा के समकालीन जो शासक था वो कुतुबुद्दीन था, ठीक है ना, गुजरात का। 1455 में कुतुबुद्दीन शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया जिसमें राणा कुंभा विजय हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा युद्ध था ये इनका, दूसरा युद्ध था कुतुबुद्दीन शाह पर जब किया था। पहला सारंगपुर का था मालवा विजय जिसमें विजय स्तंभ बनाया गया था, और यहाँ पर ये दूसरा युद्ध है जिसको यहाँ पर कुतुबुद्दीन शाह ने हार लिया, कुंभा जीत गया उसमें। कुतुबुद्दीन शाह अब हारने के पश्चात में मालवा के शासक महमूद खिलजी फस्त के पास फिर दोबारा चला जाता है, और जाने के बाद में चंपानेर की संधि होती है 1456 में। ये याद रखना, चंपानेर की संधि कब हुई थी, 1456 में हुई थी, कुतुबुद्दीन शाह में और महमूद खिलजी फस्ट के अंदर। ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जो राणा कुंभा से हारे हुए हैं। ये हारे हारे हुए व्यक्ति दोनों मिल जाते हैं और राणा कुंभा के ऊपर फिर दोबारा से आक्रमण करते हैं, जिसको बदनौर का युद्ध कहते हैं। बदनौर भीलवाड़ा में पड़ता है। 1457 ईस्वी में युद्ध हुआ था। 1457 ईस्वी में बदनौर का युद्ध भीलवाड़ा में हुआ था, जिसमें कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी फर्स्ट दोनों मिलकर के राणा कुंभा पर आक्रमण करते हैं, लेकिन फिर भी राणा कुंभा इतना कमज़ोर नहीं था, राणा कुंभा विजय हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। और बदनौर की विजय के पश्चात ही कुशाल माता मंदिर का निर्माण कर देता है राणा कुंभा। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि राणा कुंभा के जैसा वीर आज तक कोई शासक पैदा हुआ ही नहीं राजस्थान में, माने तो। उसने कभी भी अपनी हार का मुंह नहीं देखा। कुतुबुद्दीन शाह के बाद में गुजरात का शासक बना था दाऊद खां, जिसको महमूद बेगड़ा के नाम से जानते हैं। अब गुजरात में शासक खत्म हो गया, कुतुबुद्दीन शाह मर गया, उसके बाद अब गुजरात का शासक कौन बना, दाऊद खां, इसको हम महमूद बेगड़ा कहते हैं। ये महमूद बेगड़ा क्या करता है कि कुंभा का एक दामाद था, उसकी एक पुत्री थी ना रमाबाई। रमाबाई पुत्री जो थी उसका विवाह हो जाता है मंडूलिक के साथ। तो ये मंडूलिक किसका दामाद हो गया, कुंभा का दामाद हो गया। अब इस मंडूलिक पर आक्रमण करता है दाऊद बेगड़ा, दाऊद खां। अब जैसे ही दाऊद खां ने मंडूलिक पर आक्रमण किया था तो अपने जमाई का तो साथ देगा ही ना। कुंभा ने साथ दिया, सहायता की राणा कुंभा ने अपने दामाद की, और महमूद बेगड़ा को पराजित कर दिया। क्लियर। तो ये कहानी यहाँ तक के थोड़ी इतिहास की थी। अब हम राणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें उन्होंने बनवाई थी, उनके दरबारी कवि कौन कौन थे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। राणा कुंभा सबसे बड़ा शासक माना जाता है, इसका इतिहास भी बहुत लंबा है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीर विनोद ग्रंथ में। वीर विनोद ग्रंथ लिखा था कबीर राजा श्यामल दास ने, ठीक है ना, कबीर राजा श्यामल दास ने। और ये श्यामल दास सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे वैसे। तो इन्होंने इस वीर विनोद ग्रंथ में उल्लेख किया है कि राणा कुंभा मेवाड़ के, क्या राजस्थान के ऐसे शासक थे। राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया था। वीर विनोद ग्रंथ में उल्लेख किया गया है कि राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने किया है। और श्यामल दास मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी थे, मैंने अभी आपको बताया है। श्यामल दास की अगर हम बात करते हैं तो यह कई उपाधियां प्राप्त थी। एक तो केसर हिंद और दूसरी है महोपाध्याय। ये दोनों ही उपाधियां अंग्रेजों ने दी थी। और तीसरी जो उपाधि थी कबीर राजा की, श्यामल दास को कबीर राजा की उपाधि किसने दी थी, उसी शासक ने दी थी जिसके दरबार में रहता था सज्जन सिंह ने। समझ में आ रहा है ना। कुंभलगढ़ का निर्माण करता भी कौन था, राणा कुंभा था।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माण भी किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था। और चित्तौड़गढ़ एक 9 मंजिला, चित्तौड़गढ़ में ही एक 9 मंजिला विजय स्तंभ है, उसी का निर्माण इसने ही कराया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में। कुशाल माता का मंदिर बनवाया था। असलगढ़ दुर्ग व बसंतीगढ़ दुर्ग जो सिरोही में है, दोनों बनवाए थे। कुंभा ने दिल्ली में बिरला मंदिर का निर्माण करवाया था। बिरला मंदिर दिल्ली में भी है, याद रखना आप लोग, ये कुंभा ने बनवाया था। और एक बिरला मंदिर आपका जयपुर में भी है, ठीक है, जिसका निर्माण गंगा प्रसाद बिरला ने करवाया था। और ये राजस्थान की बात, उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत का ऐसा प्रथम एसी वाला मंदिर है बिरला मंदिर जयपुर में। कुंभा के काल में बेलका, याद रखना इस लाइन को, कुंभा के काल में बेलका द्वारा श्रृंगार समरी जैन मंदिर का निर्माण हुआ था। बेलका ने किया था श्रृंगार समरी मंदिर, जैन मंदिर का निर्माण। और यही श्रृंगार समरी जो मंदिर है हमारा, इसी श्रृंगार समरी जैन मंदिर के अंदर कुंभा की पुत्री जो रमाबाई थी उसका विवाह हुआ था किसके साथ? मंडूलिक के साथ में हुआ था। आपको अभी मैंने हिस्ट्री में बताया है, रमाबाई का विवाह किससे हुआ था? मंडूलिक के साथ में हुआ था, इसी जैन मंदिर में हुआ था, श्रृंगार समरी जैन मंदिर में। अब राणा कुंभा का साहित्य में योगदान पढ़ते हैं हम। तो राणा साहित्य कुंभा की देखो, संगीत राज ग्रंथ इन्होंने लिखा था। ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत अलग अलग तरीके से पूछा गया है। संगीत राज ग्रंथ उन्होंने लिखा था। और इस संगीत राज ग्रंथ को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पाठ्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नाट्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ये 5 ही कोश आपको याद रखने हैं। दूसरा ग्रंथ है संगीत मीमांसा, फिर उसके बाद संगीत रत्नाकार, काम प्रबोध और सूढ़ प्रबंध। ये ग्रंथ जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये ग्रंथ आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये राणा कुंभा के द्वारा ही लिखे गए थे, स्वयं राणा कुंभा के द्वारा लिखे गए थे, समझ में आ रहा ना। उसके बाद इनके दरबारी कवियों द्वारा भी बहुत लिखे गए थे। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ जो था उसके 2 भाग हैं। एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ था वो भी राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसका जो पहला भाग था वो तो राणा कुंभा के द्वारा, और दूसरा जो भाग था वो कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया था। और कान्हा व्यास कुंभा के गुरु थे। राणा कुंभा के दरबारी विद्वानों की बात करें तो यहाँ पर देखो, जयचंद्र सूरी, महेंद्र चंद्र सूरी, सोमदेव और सोम मंदिर, ये 4 दरबारी विद्वानों के नाम आपको याद रखने हैं। राणा कुंभा के शिल्पकार, वास्तुकार कौन कौन थे और उनके द्वारा कौन कौन सी ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, ये भी यहाँ से प्रश्न 100% आता है एग्जाम में। तो देखिएगा, मंडन, नाथा, पोमा, पूजा, गोविंद, दाना, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट, ये इसके शिल्पकार थे राणा कुंभा के दरबार में। आ गया समझ में। तो जो मंडन था उसके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, गोविंद के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है ना, इन सब के बारे में बात करेंगे। एक वास्तु मंजरी ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? मंडन का भाई था जिसका नाम था नाथा। मंडन के भाई नाथा के द्वारा ग्रंथ लिखा गया था वास्तु मंजरी। और मंडन के पुत्र थे गोविंद, उनके द्वारा इन 3 ग्रंथों का उद्धृत किया गया है। पहला ग्रंथ था कलानिधि, दूसरा द्वारदीपिका और तीसरा ग्रंथ है उद्धार धोरणी। ये तीनों ही ग्रंथ आपको याद रखने हैं। कलानिधि, द्वारदीपिका और उद्धार धोरणी, ये तीनों ही ग्रंथ मंडन के पुत्र गोविंद ने लिखे हैं। और मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखा है। गलती नहीं करना है, प्रश्न ऐसे ही कन्फ्यूज होते हैं। और मंडन के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? 9 ग्रंथ और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 9 का उल्लेख किया है। रूप मंडन, रूप अवतार मंडन, कोदेन मंडन, वास्तु मंडन, राजवल्लभ मंडन, वैद्य मंडन, सगुन मंडन, प्रसाद मंडन और वास्तुसार मंडन, ये 9 आपको ग्रंथ याद रख लेने ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद राणा कुंभा के आगे संतान होती है। राणा कुंभा के 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी, मैंने अभी आपको बताया, एक तो रायमल और एक उदा। रायमल जो थे श्रीमान जी, ये बहुत अच्छे शासक थे और शासक यही बनेंगे। उदा बड़ा बकवास आदमी था। ये उदा जो था ये बहुत ही बेकार आदमी था और इसने ही अपने पिता की हत्या कर दी। किसकी? राणा कुंभा की। राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? पुत्र उदा ने ही की थी। कहाँ पर की थी? मामादेव कुंड कुंभलगढ़ के अंदर। कब की थी? 1468 में। 1468 में उसी के पुत्र ने की थी, उदा ने, राणा कुंभा की हत्या। इसलिए
मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन कहलाता है? उदा कहलाता है। ये लाइन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन कहलाता है? उदा कहलाता है। इसके बाद राणा उदा मेवाड़ का शासक बन जाता है। अब अपने पिता को मारने के पश्चात में राणा उदा बन जाता है। अब राणा उदा ज़्यादा नहीं टिकता, थोड़ा सा ही इनका शासनकाल है, 1468 से लेकर के 1473 तक, मात्र 5 वर्ष के लिए शासक बना था मेवाड़ का। राणा कुंभा की मृत्यु के समय जब रायमल जो था वो ईडर गुजरात में था। उनका बड़ा पुत्र रायमल जो है वो कहाँ पर था? ईडर गुजरात में था। रायमल मेवाड़ के सेनापतियों की सहायता से राणा उदा को राजगद्दी से हटा देता है और स्वयं मेवाड़ का शासक बन जाता है। बस 5 साल के लिए शासन किया था उदा ने, बेकार आदमी बहुत। अब रायमल जब शासक बन जाता है तो देखिएगा इनका शासनकाल है 1473 से लेकर के 1509 ईस्वी तक। रायमल के दरबारी कवि थे गोपाल भट्ट और महेश भट्ट। अर्जुन नाम का एक पंडित भी इनके दरबार में ही रहता था। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा भी गया था एक बार कि अर्जुन नामक पंडित किस शासक का दरबारी विद्वान था? तो रायमल का था। रायमल की पत्नी कौन है? श्रृंगार देवी। याद रखना, श्रृंगार देवी। और ये श्रृंगार देवी वही है राव जोधा की पुत्री है, ठीक है ना। श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ में घोषुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। वैसे रायमल के 11 पत्नियां थी टोटल और 13 पुत्र थे। रायमल के 11 पत्नियां थी और 13 पुत्र थे। रायमल के 3 पुत्र ऐसे योग्य हैं, उनके बारे में आज हम इस क्लास में बात करेंगे, अगली क्लास में। तो 3 पुत्र कौन कौन से हैं ज़रा उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। रायमल के 3 पुत्र, एक तो थे जयमल, दूसरे थे पृथ्वीराज सिसोदिया और अगले थे संग्राम सिंह, जिसको हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। और जो पृथ्वीराज सिसोदिया था उसको हम उड़ना राजकुमार कहते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना है। ज्योतिष शास्त्र और भीमल गांव की चारणी पुजारण ने राणा सांगा को योग बलिष्ठ या भविष्यवाणी की थी कि इन दोनों शासक नहीं बनेंगे। कौन बनेगा शासक? अब मेवाड़ का संग्राम सिंह बनेगा, ये भविष्यवाणी की थी। पृथ्वीराज सिसोदिया, अब जब 3 पुत्र हुए थे किसके? रायमल के, इन तीनों ही पुत्रों में आपसी लड़ाई होने लगी शासन के लिए लड़ाई होने लगी। अब क्या होता है कि पृथ्वीराज जो सिसोदिया था बड़ा खतरनाक आदमी था। ये पृथ्वीराज सिसोदिया राणा सांगा के पीछे तलवार लेकर के भागता है और राणा सांगा की एक आंख को फोड़ देता है। इसलिए राणा सांगा की एक आंख खत्म हो गई, ठीक है। राणा सांगा की एक आंख खत्म हो गई। इतनी तीव्र गति से वो तलवार लेकर के पीछे भागा, इसलिए इसको इतिहास में उड़ने राजकुमार की संज्ञा दी गई है। उड़ना राजकुमार इसको कहा गया है। एक आंख का शासक कौन है अब वर्तमान में? राणा सांगा, क्योंकि इसकी आंख फोड़ दी किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। इसके बाद राणा सांगा सेवंतरी गांव वींदा राठौड़ के पास पहुंच जाता है। सेवंतरी गांव में एक वींदा राठौड़ है, उसकी शरण में चला जाता है अपनी जान बचा करके। वींदा राठौड़ और जयमल से लड़ते लड़ते वीरगट्टी को प्राप्त हुए। अब देखो तीनों भाइयों में लड़ाई चल रही है। राणा सांगा अपनी जान बचा करके भाग रहा है, 2 भाई उसके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में राणा सांगा फिर दोबारा कहाँ पहुँच जाता है? दूसरी बार श्रीनगर अजमेर के शासक करमचंद पवार के वहाँ शरण ले लेता है। जयमल जो थे वो सोलंकियों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। अब एक का तो खेल खत्म हो गया। अब बच गए कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया और राणा सांगा। पृथ्वीराज सिसोदिया बड़ा परेशान हो गया और नींद की गोलियां खा खा करके ये खत्म हो गया। अब बच गया कौन? राणा सांगा। और अंत में राणा सांगा ही मेवाड़ का वास्तविक शासक बनता है। ये मेवाड़ का शासक बन जाता है अगला, ठीक है ना। तो कल हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे राणा सांगा या संग्राम सिंह प्रथम, इसको कहते हैं, याद रखना, जो बाबर के साथ में बहुत घमासान युद्ध करता है। अगली कहानी में हम पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग सभी क्लासों को स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते जाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है साथियों। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। अगर आपको रेगुलरिटी बनानी है, अच्छी मेहनत करनी है, समय पर आपको पढ़ना है तो रेगुलरिटी बनाना पड़ेगा। धन्यवाद।